नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें एक लड़के ने ताऊ देवीलाल की प्रतिमा पे खड़े होकर रील बनाई। उसके लिए बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आई। तो आज मैं आपको ताऊ देवीलाल के जीवन के अंदर घटी हुई एक ऐसी घटना बताऊंगा जो इतिहास का हिस्सा बन गई। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ लोगों के कमेंट्स के बारे में बताऊंगा कि लोग कैसे कैसे कमेंट्स करते हैं। एक भाई ने कमेंट किया कि आप सनातन के खिलाफ जातिवाद को बढ़ा रहे हैं जाटों की बात करके, और उसने उदाहरण के साथ ये बात कही कि शिवाजी महाराज ने दक्षिण भारत के अंदर हिंदू राष्ट्र की पताका फहराई और महर्षि दयानंद सरस्वती ने सनातन का झंडा बुलंद किया विदेश में जाके। तो मैं पूरे आदर के साथ उस भाई की बात का जवाब देना चाहता हूँ। पहली बात यह है मेरे भाई कि आप मेरे आदरणीय हैं। मैं आदर के साथ आपकी बात को ये कह के कोट करता हूँ कि जाट भी इसी सनातन संस्कृति का हिस्सा हैं। अगर मैं जाटों का इतिहास बता रहा हूँ तो वो सनातन का ही इनडायरेक्टली मैं प्रचार कर रहा हूँ। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, हर जाति के चैनल बने हुए हैं, सब अपना अपना इतिहास बताते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी जाति का, लेकिन सब जातियों के चैनल बने हुए हैं। दूसरी बात, तो सब अपना इतिहास बता रहे, तो इनडायरेक्टली वो सनातन का ही प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। अब आपने बात की शिवाजी महाराज और स्वामी दयानंद सरस्वती की। तो शिवाजी महाराज ने निश्चित रूप से दक्षिण भारत के अंदर मराठा साम्राज्य की स्थापना करी और हिंदू राष्ट्र की वहां पे पताका फहराई। और ये बात भी सच है कि औरंगजेब को अपने जीवन के आखिरी 16-17 साल दक्षिण भारत में मराठों की बगावत को दबाने के लिए बिताने पड़े और वहीं पर वो मर भी गया। लेकिन कहते हैं लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। आधा अधूरा ज्ञान शब्दों की चाशनी में लपेट के जनता के सामने परोसने से झूठ सच नहीं हो जाता। ये बात सच है। शिवाजी महाराज ने हिंदू राष्ट्र की स्थापना की, लेकिन आपको ये भी बताना चाहिए कि शिवाजी महाराज की सेना के अंदर 20% जो सैनिक थे वो मुस्लिम थे। आपको ये भी बताना चाहिए कि एक बार उनके सैनिक एक मुस्लिम महिला को युद्ध के मैदान में से उठा लाए थे, तो शिवाजी महाराज ने उसको अपनी माँ के समान बताकर वापिस लौटा दिया था। आपको ये भी बताना चाहिए कि जब शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक करवाने के लिए महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मणों से संपर्क किया था, तो उन्होंने ये कह के उनका राज्याभिषेक करने से मना कर दिया था कि आप, यानी जो मराठा जाति है वो शूद्र में आती है, क्षत्रिय नहीं है। यानी वो मराठा जाति जिसका महाराष्ट्र के अंदर राजनीति में, सामाजिक जीवन में, हर चीज में प्रभुत्व है, वो ताकतवर जाति है, उसको शूद्र बताया गया था। फिर उसके बाद में शिवाजी महाराज बनारस से एक ब्राह्मण को वहां लेके आए, उनसे उन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया। तो उन्होंने भी उनकी जाति बदल के, उन्होंने भी एक कंडीशन रखी कि आपको अपनी जाति बदलनी पड़ेगी, आपको क्षत्रिय अगर बनना है तभी आपका राज्याभिषेक होगा। और उनकी जाति बदल के उनका राज्याभिषेक किया था। और उसके बावजूद भी हाथ के अंगूठे से नहीं, पैर के अंगूठे से उनको तिलक किया था। तो ये सच्चाई भी आपको बतानी चाहिए। दूसरी बात, स्वामी दयानंद सरस्वती की। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के प्रचारक थे। उन्होंने, उनका सबसे ज्यादा असर हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर ही था, और कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर। उन्होंने सनातन संस्कृति के अंदर जो मनुवाद, पाखंडवाद है, उसका विरोध किया था। वो मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे। और जब पूरे पंजाब में सिखिज्म आ गया और सिखिज्म हरियाणा के दरवाजे पर भी दस्तक दे रहा था, गौर कीजिए मेरी बात पे, कभी आप इस बात को सोचिए कि पंजाब के अंदर सिखिज्म पूरी तरीके से आ गया था, हरियाणा के अंदर भी सिखिज्म आ रहा था।
तब स्वामी दयानंद सरस्वती ने आके लोगों को ये कहा था कि आप हिंदू रहते हुए भी जो मनुवाद है, पाखंडवाद है, उसका विरोध कर सकते हैं। आप आर्य समाज पद्धति को अपना सकते हैं और आप हिंदू रहकर भी पाखंडवाद को छोड़ सकते हैं और आर्य समाज पद्धति के साथ हिंदू बन के आप रह सकते हैं। तो ये है स्वामी दयानंद सरस्वती की सच्चाई, जो आप पूरी लोगों को नहीं बताते हैं। और उसके बाद पूरे हरियाणा के अंदर आर्य समाज का प्रभाव बहुत अधिक पड़ा। स्वामी दयानंद सरस्वती की फोटो हरियाणा की हर बैठक में आज भी आपको लगी हुई मिल जाएगी। लगता है बात बहुत लंबी हो गई, विषांतर भी हो गया। अब आते हैं असली बात पे। ताऊ देवीलाल की प्रतिमा पे चढ़ के एक लड़के ने रील बनाई। जाट समाज ने उस लड़के को माफ कर दिया क्योंकि उस लड़के ने माफी मांग ली। इस बात से साबित होता है कि जाट कितने सहनशील हैं। नहीं तो प्रतिमा पे का अपमान करना तो बहुत बड़ी बात है। आजकल हमारे देश में माहौल ऐसा चल रहा है, आप किसी जाति के महापुरुष का खाली नाम लेके कोई बात बोल दें तो लोग सड़कों पे आ जाते हैं, हिंसा करने लगते हैं। अभी हाल की मैं आपको बात बताता हूँ। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने जो डोगरा राजा हरि सिंह थे उनके बारे में कोई बात कही थी, उनको शायद तानाशाह बोल दिया था। तो जम्मू के डोगरा राजपूतों ने खूब जम के बवाल काटा, उनके पुतले जलाए गए और उनको माफी मांगने के लिए भी बोला गया। तो ये बात सर्वविदित है, हर आदमी इस बात को जानता है कि जब सरदार पटेल ने सारी रियासतों का भारत में विलय किया था, तब जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे हरि सिंह, उन्होंने भारत में विलय करने से मना कर दिया था। उन्होंने अपने को एक स्वतंत्र रियासत के रूप में रखने की बात कही थी। हाँ, ये बात भी सच है कि उनको जवाहरलाल नेहरू का संरक्षण भी प्राप्त था। तो अगर ये बात इतिहास के अंदर दर्ज है कि महाराजा हरि सिंह की वजह से उस समय जम्मू कश्मीर का भारत में विलय नहीं हुआ, तो इसमें गलत क्या है? अगर ये बात सुरेंद्र चौधरी ने बोल दी तो इस बात के लिए सड़कों पर विरोध करने का क्या मतलब था? अगर मैं इस बात पे वीडियो बनाता, मैं बना सकता था, तो उस बात को राजपूत वर्सेस जाट कह के लोग कमेंट करते, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। एक भाई ने कमेंट किया, आपको हरियाणा की राजनीति में इतनी दिलचस्पी क्यों है? आप तो दिल्ली के रहने वाले हो। तो आप कभी दिल्ली में आओ, दिल्ली में जितने भी गांव हैं, हर गांव में आपको 90% बहू हरियाणा की मिलेंगी और 90% बेटी हरियाणा में ब्याही जाती है। वही संस्कृति, वही कल्चर, वही सब चीज बिल्कुल समान है। ये सीमाएं तो सरकारों ने बनाई है, वरना तो ये दिल्ली भी एक हरियाणा का ही हिस्सा है। और जब बाबा रामदास अघोरी यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर गाजीपुर में बैठ के हरियाणा की राजनीति पे वीडियो बना सकता है, तो मैं तो दिल्ली के अंदर बैठ के, बिल्कुल हरियाणा के बॉर्डर पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। उसमें किसी को ऐतराज हो तो हो। अब आते हैं असली बात पे। ताऊ देवीलाल के जीवन के बारे में आपको मैं बताता हूँ। ताऊ देवीलाल 1970 के अंदर एक जनता पार्टी नाम की पार्टी बनी थी। इमरजेंसी के बाद जो इलेक्शन हुआ था उसमें 90 में से 75 सीटें जीतकर मुख्यमंत्री बने और उनकी सरकार में भजनलाल भी मंत्री थे। तो ये एक हैरान करने वाली बात है कि भजनलाल जो ताऊ देवीलाल के घोर विरोधी थे, वो उनकी सरकार में मंत्री कैसे बने? वो ऐसे बने कि उस समय जो जनता पार्टी बनी थी उसमें बहुत सारी पार्टियों का विलय हुआ था। उसके अंदर सोशलिस्ट पार्टी थी, जॉर्ज फर्नांडिस, राजनारायण की, चंद्रशेखर की समाजवादी पार्टी भी थी। इसके अलावा आज की जो भारतीय जनता पार्टी है इसको उस समय जनसंघ कहा जाता था, इसका भी विलय हुआ था। और जो सबसे प्रमुख पार्टी थी वो थी लोकदल, जो चौधरी चरण सिंह और देवीलाल की थी, और निशान भी उन्हीं का जनता पार्टी को मिला था, कंधे पर हल रख के जाता हुआ किसान। तो एन चुनाव के टाइम पे बाबू जगजीवन राम जो एक दलित नेता थे, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और वो भी इसमें शामिल हो गए। उन्होंने कांग्रेस छोड़ के एक पार्टी बनाई थी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। और भजन लाल कांग्रेस छोड़ के जगजीवन राम की पार्टी में चले गए थे
और उस हिसाब से तकनीकी रूप से वो भी जनता पार्टी के मेंबर हो गए थे। तो उस समय देवीलाल और भजनलाल दोनों एक ही पार्टी के मेंबर थे। तो ताऊ देवीलाल ने भजनलाल को अपनी सरकार में मंत्री बनाया। तो ये सरकार 1977 से 1979 तक स्मूथली चली। फिर केंद्र में जनता पार्टी की सरकार गिर गई और कांग्रेस की सरकार आ गई। तो इंदिरा गांधी ने भजनलाल से संपर्क किया और भजनलाल को बोला कि अगर आप कुछ विधायक तोड़ के कांग्रेस में शामिल हो जाएं तो हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो भजनलाल ने एक दिन कांग्रेस वो जनता पार्टी को तोड़ा और कांग्रेस में शामिल हो गए। और इस तरीके से 1977 में बनी हुई सरकार 1979 में गिर गई और भजनलाल कांग्रेस में चले गए। तो ये बात चौधरी देवीलाल यानी ताऊ देवीलाल को अंदर तक चुभनी ही थी और चुभ भी गई। कोई किसी की सरकार गिराएगा तो उसे अच्छा तो लगेगा नहीं। उसके बाद 1982 में जब चुनाव हुआ, उस चुनाव में भी बड़ा ही अजीब सा मैंडेट आया। उसमें हुआ ये कि कांग्रेस के जीत के आए 35 एमएलए और ताऊ देवीलाल और भारतीय जनता पार्टी का उस समय गठबंधन था। ताऊ के 31 और भारतीय जनता पार्टी के 6, तो 37 एमएलए उनके पास थे। तो ये इस देश के अंदर एक परंपरा भी है, नियम भी है कि जो बड़ी पार्टी होती है या बड़ा गठबंधन होता है उसी को राज्यपाल बुलाता है सरकार बनाने के लिए। और उस समय ताऊ देवीलाल के पास 37 एमएलए थे क्योंकि उनका बीजेपी से चुनाव से पहले का गठबंधन था। तो ताऊ देवीलाल उस समय के राज्यपाल गणपतराव देवराव तपासे से मिलते हैं और उनको तकरीबन 50 विधायकों की लिस्ट थमाते हैं क्योंकि 37 तो उनके पास थे। इसके अलावा उनको और भी 14-15 विधायकों का समर्थन प्राप्त था। तो जो गणपतराव देवराव तपासे थे राज्यपाल, वो उनको अगले दिन सरकार बनाने के लिए बुला लेते हैं। अगले दिन ताऊ देवीलाल तैयारी कर ही रहे थे कि उनको किसी ने आके बताया कि शपथ तो वहां पे भजनलाल लेने वाले हैं, उनकी तैयारी हो रही है। क्योंकि इंदिरा गांधी ने फोन करके गवर्नर को ये बोला कि आप भजनलाल को शपथ दिलाइए क्योंकि हमारे पास 35 एमएलए हैं। तो जब ताऊ देवीलाल को ये बात पता चली तो ताऊ देवीलाल राज्यपाल के निवास पर गए। वहां पर भजनलाल और राज्यपाल आपस में बात कर रहे थे। तो ताऊ देवीलाल गुस्से में जाकर और जो गवर्नर थे तपासे, उनसे उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, आपने मेरे को बुलाया था, आज आप भजनलाल को शपथ कैसे दिला सकते हैं। तो जो गवर्नर था जीडी तपासे, उसने उनकी बात को अनसुना कर दिया और ऐसे हो गए जैसे वो इनको जानते नहीं हो। तो इस बात से ताऊ देवीलाल आग बबूला हो गए और उन्होंने उसकी ठुड्डी पकड़ के हिला दी। तो जब ताऊ देवीलाल ने उसकी ठुड्डी पकड़ के हिलाई तो गवर्नर ने उनका हाथ झटक दिया और उसी दौरान ताऊ देवीलाल ने गवर्नर पे हाथ छोड़ दिया यानी थप्पड़ मार दिया। उसके बाद जो गवर्नर के अंगरक्षक थे उन्होंने गवर्नर के चारों तरफ घेरा बनाया और ताऊ देवीलाल के समर्थकों ने ताऊ को पकड़ा और बाहर लेके आए। तो उस समय ये खबर मीडिया की हेडलाइन बनी थी। ये बात 1982 की है। तो एक बात आपको शायद पता है कि नहीं पता है, हमारे देश में राष्ट्रपति और राज्यपाल ये दो पद ऐसे होते हैं जिनको कानून से भी इम्यूनिटी प्राप्त होती है। अगर आप राष्ट्रपति के पद पे हैं या आप किसी राज्य के राज्यपाल हैं तो आप पर कोई भी दीवानी फौजदारी मुकदमा नहीं चल सकता। जब तक आप राज्यपाल रहेंगे आपको कानून से छूट मिलती है और शायद राष्ट्रपति को तो रिटायरमेंट होने के बाद भी ये छूट प्राप्त है। तो उस समय हुआ ये कि जब ताऊ देवीलाल ने गवर्नर को थप्पड़ मारा तो जो इम्यूनिटी राज्यपाल को मिलती है कानून से वो उल्टा ताऊ देवीलाल को मिली। कैसे मिली कि इंदिरा गांधी ने फोन करके गवर्नर जो था जीडी तपासे उसको ये बोला कि जो हुआ सो हुआ, इस पे मिट्टी डालो और इस पे कोई भी एफआईआर कराने की जरूरत नहीं है। और कोई एफआईआर ताऊ देवीलाल पे दर्ज नहीं हुई क्योंकि इंदिरा गांधी को ऐसा लगता था कि अगर एफआईआर हुई तो ताऊ देवीलाल जनता के हीरो बन जाएंगे और वो उनको हीरो नहीं बनाना चाहती थी। लेकिन वो तो फिर भी हीरो बन ही गए। 1987 का जो आम चुनाव हरियाणा में हुआ
इसके 5 साल के बाद, इस घटना के 5 साल, उस समय तो भजनलाल बन गए मुख्यमंत्री, लेकिन इस घटना के बाद जो 5 साल बाद हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ, तब तक इंदिरा गांधी जी का स्वर्गवास हो गया था। राजीव गांधी 1984 में प्रधानमंत्री बन गए थे। तो राजीव गांधी ने हवा का रुख भांपा और 1 साल पहले 1986 में भजनलाल को हटा के बंसीलाल को मुख्यमंत्री बनाया हरियाणा का। तो राजीव गांधी को यह एहसास हो गया था कि हरियाणा में भजनलाल के खिलाफ हवा चल रही है, बल्कि बह रही है। तब ताऊ देवीलाल ने सबसे पहले चुनाव के अंदर ये वायदा किया था कि अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो हरियाणा के हर एक बुजुर्ग को 100 रुपए महीना पेंशन दूंगा। क्योंकि उन्होंने एक अपने साथी की दुर्दशा देखी थी। जब वो उनके घर गए चाय पीने के लिए, तो बच्चे उनके कहने से चाय भी लेकर नहीं आए, और वो अपनी बेटी उसकी विदा होके जा रही थी, उसको वो 10 रुपए भी नहीं दे पाए क्योंकि उनकी जेब में पैसा नहीं था। तो जब ताऊ देवीलाल ने ये घोषणा की सॉरी, तो पूरे हरियाणा में ताऊ देवीलाल के पक्ष में हवा बहने लगी। तब चौधरी बंसीलाल, जो उस समय मुख्यमंत्री होते थे, वो ये कहते थे हर सभा में कि ये अनपढ़ आदमी है, इसको इतनी अकल नहीं है कि ऐसे पेंशन नहीं दी जा सकती, क्योंकि हरियाणा के बुड्ढों ने कहीं कोई नौकरी नहीं की है जो उनको पेंशन मिल जाएगी। लेकिन ताऊ देवीलाल 1987 में 90 में से 85 सीटों के विशाल बहुमत के साथ जीतकर आए। कांग्रेस के सिर्फ 5 एमएलए आए थे और उन्होंने 100 रुपए मासिक पेंशन बुजुर्गों की। उस समय के 100 रुपए आज के मेरे ख्याल से 5,000 के तो बराबर जरूर होंगे, क्योंकि उस समय तनख्वाह ही 2,000 रुपए होती थी लोगों की। तो भाइयों, वीडियो काफी लंबा हो गया, लेकिन ये घटना शायद आप लोगों को नहीं पता होगी कि ताऊ देवीलाल ने गवर्नर को पीट दिया था, क्योंकि 1982 में आप में से बहुत से तो लोग पैदा ही नहीं हुए होंगे, और मैं भी बहुत छोटा था। इसलिए मैंने सोचा कि आज ये बात आपको बताई जाए। वीडियो कैसा लगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, अपने ग्रुप में शेयर करना, लाइक करना, और जो भाई अभी अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो।